गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए। हम इससे पहले सेल और सेल थ्योरी और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और वायरसेस के बारे में बात कर चुके हैं, और जो हमने कोशिकांग के नाम उसमें देखे थे जिनकी डिटेल स्टडी खैर अभी हमें करनी बाकी है, तो उसमें केंद्रक और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। इस प्रकार की हमने बात की थी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये ह्यूमन बींग का और लगभग सारे ऑर्गेनिज्म का, ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वायरस में जैसे डीएनए नहीं पाया जाता, अदरवाइज लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स का हेरिडिटरी मटेरियल है जो उसके आनुवांशिक लक्षणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करता है, आनुवांशिक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर एक पर्सन की बॉडी की लगभग सभी सेल्स का डीएनए एक स्पेसिफिक यूनिक सीक्वेंस लिए हुए होता है और वो सभी सेल्स का सिमिलर होता है। एक व्यक्ति की बॉडी की सभी सेल्स का डीएनए एक जैसा होता है और वो दूसरे की बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, तो वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। उसका अपना एक यूनिक सीक्वेंस होता है। ये कहाँ पाया जाता है? डीएनए का जितना हमारी बॉडी में डीएनए पाया जा रहा है उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो केंद्र पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसलिए इसको न्यूक्लियर डीएनए वहाँ पे इसको हम कहते हैं। लेकिन एक छोटा अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा में डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जो कि सेल का एक दूसरा हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर भी पाया जाता है। उस स्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एम्प्टी डीएनए कहलाता है। लेकिन फिर भी मेजर हिस्सा, मोटा पार्ट जो है वो न्यूक्लियर डीएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए सभी लिविंग सेल्स में पाया जाएगा और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करेगा। दैट मीन्स आप क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, इसका सारा डिसाइड करने का काम डीएनए करता है कि व्यक्ति का कलर गोरा होगा या काला होगा, या उसके बाल कर्ली होंगे या उसके बाल सिल्की होंगे, या उसके नाक की शेप कैसी होगी, वो लंबा होगा, छोटा होगा, उंगलियों की आकृति कैसी होगी, ये जितने कैरेक्टर्स हैं, या बाद में उसको किस चीज़ का शौक रहेगा, उसके ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज़्यादा डेवलप रहेगा, कौन सा हिस्सा कमज़ोर रहेगा, कौन से सब्जेक्ट में वो इंटेलिजेंट होगा, या वो गेम्स में ज़्यादा होगा, स्पोर्ट्स में किस में उसका इंटरेस्ट होगा, ये सब कैरेक्टराइजेशन जो है हमारी बॉडी का वो कौन करता है? डीएनए करता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का अपना एक यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, हमारे स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होते हैं। आधार कार्ड पर आपके फिंगरप्रिंट लगवाए जाते हैं क्योंकि वो आपके अपने एक अकेले के ही वैसे फिंगरप्रिंट है इस पूरी दुनिया में, उसको लगाते ही आपका यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है। तो सिमिलरली जो है डीएनए की भी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग, एक ही प्रकार का डीएनए, उसका अपना ही डीएनए होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यूकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर है उसमें उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों को अगर हम खोलें तो ये गुणसूत्र जो है इसमें डीएनए की पैकेजिंग पाई जाती है, सुपर कॉइलिंग विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से ये न्यूक्लियोसोम के रूप में बंधे हुए हैं, और फिर अगर आप उनको अंदर खोलते हैं फर्दर तो डीएनए पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो मतलब ये जीन जो है, ये डीएनए जो है, ये न्यूक्लियस के इसके गुणसूत्रों के माध्यम से, क्रोमोसोम्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और आनुवंशिक लक्षणों को लेकर जाने का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो हेरिडिटरी व्हीकल्स हो गए, एक तरह से वाहन हो गए ये, जो कि आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये क्रोमोसोम्स जो है ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अभी अभी मैंने बात करी हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए के बने हुए हैं। तो बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स, जो कि न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन्स है। और ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए। ज़्यादातर एनिमल्स में ये डीएनए ही होता है, पर कहीं कहीं पे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह जैसे वायरसेस में काम करता है। आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो ज़्यादातर एनिमल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कि वो डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को लेके जाने का काम डीएनए का ही होता है। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, किसके? CHON और P के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से मिले हुए, उनसे बने हुए मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बनाने में उसका विशिष्ट योगदान है, क्योंकि आपके अंदर सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम वो करता है। उसके अलावा डीएनए का जो मेन आपकी बाद की भी जो सारी एक्टिविटीज़ है, बन जाने के बाद की भी सारी एक्टिविटीज़ है, मैं ये कहती हूँ कि प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीएनए का हमारे पैदा होने से पहले से लेके हमारे मरने के बाद तक योगदान है, क्योंकि हमें बनाने में डीएनए का योगदान है, जैसी हमने अभी बात करी। और बाद में जब हम जीवित अवस्था में हैं और हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही है, मतलब हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, हम श्वास लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, एक्सक्रेशन की प्रक्रिया होती है, मस्कुलर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब हमारा चलना हिलना वगैरह होता है, या हमारी नर्वस एक्टिविटीज़ होती है। ये सब एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली डीएनए के कंट्रोल में है। कैसे है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एंजाइम्स के कंट्रोल में है। हम जानते हैं किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंजाइम के कंट्रोल में है। और एंजाइम्स क्या है? हम जानते हैं एंजाइम्स प्रोटीन से। एंजाइम किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन आरएनए से बनता है। आरएनए की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक के बाद एक अमीनो एसिड आकर जुड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनते हैं। और आरएनए किससे बनता है? आरएनए डीएनए से बनता है। तो हम इनडायरेक्टली कहाँ फिर पहुँच गए? वापस हम डीएनए के पास पहुँच गए। डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, दैट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ आवर बॉडी। जो पहला प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और जो दूसरा प्रोसेस है आरएनए जिससे प्रोटीन्स बनते हैं आरएनए से, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो अनुवादन और अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स का निर्माण होता है, जिससे हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल में रहती है। और डीएनए अपना खुद का निर्माण भी कर सकता है, जिसको कि हम डुप्लीकेशन, द्विगुणन की प्रक्रिया, डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है, जिससे कि वो अपने जैसी अपनी प्रतिकृति भी बना सकता है। और आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी मैं कह रही हूँ कि अगर किसी प्रकार का एबनॉर्मल इलीगल एक्टिविटीज़ है और उसका किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है तो भी डीएनए फिंगरप्रिंट्स काम आते हैं। बाल का सैंपल लिया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, क्राइम्स को कम करने के लिए, क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए इनकी हेल्प ली जाती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके बनने से पहले, बनने के ख़त्म होने के बाद तक डीएनए का जो है वो कंट्रोल वो हम पर है। तो थोड़ी सी अब हम हिस्ट्री की बात करें तो डीएनए जो है 1869 में सबसे पहले मिशर ने न्यूक्लियन नाम दिया। मतलब उन्होंने पस सेल्स में मवाद की कोशिकाओं में कुछ प्रोटीन सब्सटेंस को अलग किया, उसमें प्रोटीन था प्लस कुछ एसिड मॉलिक्यूल था। ऐसा उन्होंने माना कि ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटीन और एसिड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, और इसको उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। उस समय तक हम डीएनए नहीं जानते थे। डीएनए जो है आफ्टर 1874 हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहने लगे। उस समय तक हम इसको न्यूक्लियन कहते थे। 1926 में लेविन ने टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी दी। उन्होंने ये माना कि अगर न्यूक्लिक एसिड जो है इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो ये 4 प्रकार के नाइट्राइड्स देता है। मतलब 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। नाइट्राइड का कोई सब्सटेंस है जो 4 तरह का है जिससे मिलकर ये बना हुआ है। तो ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी जो है 1926 में लेविन के द्वारा दी गई। रोजलिन फ्रैंकलिन ने जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को डेवलप किया, और उसमें उन्होंने जो है डीएनए की स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश की और हमें बताया कि डीएनए किस प्रकार का दिखाई देता है। इसके अलावा 1953 में विल्किंस और उनके साथियों ने थोड़े बहुत प्रयोग किए और उन्होंने भी ये बताया कि डीएनए एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। विल्किंस और उनके साथियों ने उसमें डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है और वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इन सारी चीज़ों के बारे में विल्किंस और उनके साथियों ने भी बात करी। 1962 में जो है क्रिक और वॉटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की। कब? 1962 में। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। काम तो खैर लंबा चला होगा, पर इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ इन्होंने शेयर किया। वॉटसन एंड क्रिक ने इन्होंने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दुनिया के सामने ये लेकर आए। तो जैसा हमने बात की, अब हम आज पढ़ते हैं कि बेसिकली डीएनए क्या है, किससे मिलकर बनाया क्या चीज़। तो जैसा हमने बात की, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये फॉस्फोरस है, इसमें फॉस्फेट की फॉर्म में। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये एक मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को लेके जा रहा है। ज़्यादातर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के बने हुए होते हैं,
और इनमें बायोपॉलीमर सिंपल यूनिट्स पाई जाती है, जिनको हम बायोपॉलीमर यूनिट्स हैं, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लियो बेस का बना हुआ होता है। इन न्यूक्लियो बेस को हम GATC से डिनोट करते हैं, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। इस तरह से हमने इनके नाम रखे हुए हैं। और ये वेल सुटेड है फॉर द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोरेज। किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के स्टोर करने के लिए DNA की इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो DNA जो है इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये टर्म जो है ये जैकरिस के द्वारा दी हुई है और ये बायोपॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटा में पाई जाती है, यूकैरियोटा में पाई जाती है। बट वायरस जो है वहाँ पर मे बी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड में पाया जाता है, और जो है कई बार नहीं भी पाया जाता, केवल RNA ही पाया जाता है वहाँ पे। यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है उसके अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये जो है न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वायरस में जैसा मैंने आपको कहा कि इट इज़ सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर जो कहलाती है कैप्सिड, जिसकी हमने कल बात की थी, तो उसके अंदर लिपटा हुआ पाया जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो DNA में 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक शुगर होती है पेंटोज, जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। बेसिस होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। और तीसरा जो है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो मेन कंपोनेंट 3 है। डीऑक्सीराइबोज शुगर विच इज़ अ पेंटोज शुगर, जो कि एक 5 कार्बन वाली शर्करा है। दूसरा क्षारक, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। और तीसरा चीज़ जो है वो है फॉस्फेट। इन तीनों से मिलकर DNA की एक यूनिट, एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोमर बनता है, और फिर वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है DNA। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर की। शुगर एक पेंटोज शुगर होती है, मतलब 5 कार्बन की बनी हुई होती है। और जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये पेंटोज शुगर का है। जो पहले वाली संरचना है जिसमें आपको सेकेंड ग्रुप पे OH लगा हुआ है, दैट इज़ राइबोज शुगर, वो RNA में पाई जाती है। और जो दूसरी वाली संरचना है जिसमें सेकेंड ग्रुप पे OH की जगह केवल H लगा हुआ है, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये DNA में पाई जाती है। दूसरे कार्बन की विभिन्नता यहाँ पर है। अगर दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप है तो राइबोज शुगर है, और अगर ऑक्सीजन निकल गया है तो केवल हाइड्रोजन है तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जो कि DNA में पाई जाती है। तो ये मेन शुगर है पेंटोज शुगर, जो कि DNA और RNA में पाई जाती है। उसके बाद जो बात आती है वो है बेसिस की, क्षारकों की। हमने कहा ये बना हुआ है शर्करा से, क्षारक से और फॉस्फेट ग्रुप से। तो जो दूसरी चीज़ है वो है बेसिस, क्षारक। जो बेस है इनको हमने 2 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। एक कहलाते हैं पायरिमिडीन्स, दूसरे कहलाते हैं प्यूरिन्स। पायरिमिडीन एंड प्यूरिन 2 तरह के होते हैं। पायरिमिडीन जो है ये एक 6 मेंबर्ड रिंग के बने हुए होते हैं, 6 कार्बन वाली रिंग है पायरिमिडीन। और प्यूरिन जो है वो एक 6 के साथ फ्यूज़ होकर एक और 5 कार्बन की रिंग, इस तरह से जो डबल रिंग कंपाउंड है प्यूरिन्स। और पायरिमिडीन्स जो है वो सिंगल रिंग कंपाउंड है, जो कि 6 मेंबर की रिंग से बने हुए होते हैं। पायरिमिडीन्स में आते हैं थायमीन और साइटोसिन, 2 तरह के पायरिमिडीन पाए जाते हैं DNA में। और प्यूरिन्स में आते हैं एडिनिन और ग्वानिन, 2 तरह के प्यूरिन्स पाए जाते हैं। और जो थायमीन है उसके स्थान पर RNA में यूरेसिल पाया जाता है। वहाँ पर जो पायरिमिडीन है वो 2 तरह के हैं वहाँ पे भी, पर थायमीन के स्थान पर यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। और प्यूरिन्स में एडिनिन और ग्वानिन पाया जाता है। ये रिंग केवल कार्बन की बनी हुई ही नहीं होती है, और इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक फार्मूला है हर एक जो रिंग है प्यूरिन और पायरिमिडीन रिंग का, उसी पे कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ रहता है। तो अकॉर्डिंगली ये थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन बनते हैं। थायमीन और साइटोसिन सिंगल रिंग कंपाउंड है, जबकि एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग कंपाउंड है। यहाँ आप देखिए ये पायरिमिडीन्स हैं जो कि सिंगल रिंग के बने हुए होते हैं। RNA में यूरेसिल और साइटोसिन, DNA में साइटोसिन और थायमीन, जिसकी की स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिमिलरली दोनों प्यूरिन्स जो डबल रिंग कंपाउंड है एडेनिन और ग्वानिन, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्यूरिन्स में एडेनिन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, जबकि ग्वानिन में NH2 और ऑक्सी ग्रुप 2 ग्रुप लगे हुए हैं। सिमिलरली इनमें भी अगर आप देखें तो यूरेसिल में 2 जगह ऑक्सीजन लगी हुई है, साइटोसिन में 1 जगह ऑक्सीजन 1 जगह NH2 लगा हुआ है, और थायमीन में अगर आप देखें तो 2 ऑक्सी और 1 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है एडिशनल पायरिमिडीन रिंग के। तो अगर हम इनका नामकरण करना चाहें तो ये आपके सामने यहाँ सामने दिया हुआ है। थायमीन इज़ 2,4-डाईऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन,
जो मैंने अभी अभी आपको बताया 2,4-डाईऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन। पायरिमिडीन रिंग है सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, और ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सी ग्रुप है, और फिफ्थ पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है 2,4-डाईऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन। साइटोसिन को देखें तो इट इज़ 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन, वो भी आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा। 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और यूरेसिल अगर आप देखें तो यूरेसिल जो है वो 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। सिमिलरली गुआनिन और साइटोसिन, एडेनिन 4 अमीनो प्यूरिन है, जबकि गुआनिन 2 अमीनो 4 ऑक्सी प्यूरिन है। आप देखिए दैट इज एडेनिन इज 4 अमीनो प्यूरिन, ये 2 अमीनो 4 ऑक्सी प्यूरिन जो है वो है गुआनिन है। दिखाई दे रहा है आपको ये यहाँ पे फॉर्मूला में। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम 4 अमीनो प्यूरिन या 2 अमीनो 4 ऑक्सी प्यूरिन 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन, ये इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पांचों तरह के बेसिस जो हैं वो पाए जाते हैं। 4 तरह के बेस एक में पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता, वहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। पांचों की मैंने आपको यहाँ पर बेस की जो है स्ट्रक्चर है वो आपको बता दी। तो शुगर होती है, बेस होती है, और तीसरी चीज़ जो होता है इसको बनाने में, डीएनए को बनाने में जो है दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। H3PO4 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों चीज़ें से मिलकर बना हुआ होता है एक न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन सी? ये चारों तरह के बेस, 4 में से जो भी बेस लगा हुआ हो वो एक बेस लगा हुआ हो रहता है, साथ में एक शुगर जो कि यहाँ पे डीऑक्सी शुगर होती है, और साथ में ये फॉस्फेट ग्रुप डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये या तो इन 3 में से या इन 2 में से, मतलब कोई सा भी एक जो है वो बेस, इनमें से कोई सा भी बेस यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये बनाते हैं डीएनए की जो मेन संरचना है वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। हाँ, आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशेंट है, और आगे हम इससे कैसे न्यूक्लियोटाइड और फिर कैसे आगे डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए ये सारे जो चारों बेसिस हैं, और विद प्लस आरएनए का बेस, तो मतलब 5 बेस, दोनों शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू।